नमस्कार। आइए सुनते हैं एक नई कहानी। कहानी का नाम है ममाज बॉय और कहानी की लेखिका हैं शैली माथुर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक विशेष अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शादी से घर की रौनक ही कुछ और हो जाती है। कल तक इस घर में मात्र हम 3 प्राणी थे, मैं, नीरज और हर्ष। नीरज व हर्ष के ऑफिस चले जाने के बाद घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। समय काटे नहीं कटता था और अब 4 दिनों से हालत यह है कि मुझे घड़ी की तरफ आंख उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। इकलौते बेटे की शादी में माँ को सांस लेने की फुर्सत मिले भी तो कैसे। कल से मेहमान एक एक कर रवाना होने शुरू हो जाएंगे और 2 ही दिनों में घर पुनः खाली हो जाएगा। लेकिन मुझे अब खालीपन कभी नहीं घेरेगा। घर में नववधू जो आ जाएगी, उसके संग बातें करते, काम करते अब तो मेरा समय मजे से कटेगा। एक तरफ घर में नववधू के आने का एहसास मुझे गुदगुदा रहा था, तो दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी घेर रही थीं। अपने बेटे हर्ष के प्रति जितना मेरा झुकाव है, उतना ही उसका भी मेरे प्रति लगाव है। मम्मा मम्मा करते उसकी जबान नहीं थकती है। घर में जितने सदस्य हैं उतने ही नौकर हैं, फिर भी अपने हाथों से उसके सभी काम करने से ही मुझे संतुष्टि मिलती है। हम माँ बेटे का यह आपसी लाड़ प्यार नई बहू मेघा क्या समझ पाएगी, या फिर मेघा को भी उसी तरह खटकने ना लग जाए जिस तरह मुझे नीरज और उसकी माँ का लाड़ प्यार खटकने लगा था। कहा तो मैं सोच रही थी कि शादी की थकान के कारण पलंग पर लेटते ही नींद की आगोश में समा जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो स्मृतियों के ताने बाने ने मेरी नींद का बंटाधार कर दिया था, मेरी नींद को कहीं दूर पटक दिया था। पास ही खर्राटे भरते नीरज को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। पुरुष गृहस्थी में रहते हुए भी कितना निर्लिप्त जीवन जी सकता है। ना किसी को कोई अतिरिक्त मोह, ना भावनाओं से कोई अतिरिक्त ज्वार। दुनिया भर की संवेदनाएं तो मानो स्त्रियों के लिए ही बनी हैं, जिसकी दुख में भी आंखें बरस पड़ती हैं और खुशी में भी। जनवरी की सर्द रात अपने पूरे यौवन पर थी। 4 दिन शादी की गहमा गहमी में मैं इस ठंड को महसूस ही नहीं कर सकी। आज काम से कुछ राहत मिली तो सर्दी की तीव्रता का एहसास हुआ। मैं कंबल में और अंदर दुबक गई, लेकिन कंबल में दुबकने से भी इंसान स्मृतियों के शिकंजे से तो मुक्त नहीं हो सकता। विगत का एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने ऐसे घूम रहा था मानो कल की ही घटना हो। तुम्हें तो हर काम माँ जी से पूछकर या बताकर करने की आदत हो गई है। ममाज बॉय, ममाज बॉय, ममाज बॉय। मेरे कमरे के बाहर से गुजरती माँ जी के कानों में ये शब्द हथौड़े के भांति गूंज उठे। नीरज उनका इकलौता और लाडला बेटा था, जिसकी बलैयां लेते हुए थकती नहीं थी। बेटे को पालने में उन्होंने अपना पूरा ममत्व उड़ेल कर रख दिया था। नीरज ने भी उन्हें निराश नहीं किया था। माँ के सब अरमान पूरे करने वो पहला कर्तव्य समझते थे। अपनी बहू यानी मुझसे भी माँ जी को कोई शिकायत ना थी। दरअसल बेटे से उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि उससे जुड़ी हुई हर चीज उन्हें प्रिय थी, फिर चाहे वह सजीव हो या निर्जीव। इसलिए नीरज का रुमाल भी उन्हें उतना ही प्रिय था जितना कि उनका बेटा या बीवी। लेकिन यही माँ जी से भूल हो गई। वे भूल गईं कि बीवी में संवेदनाएं होती हैं, वह रुमाल की तरह भाव शून्य नहीं होती। अपने अंध मोह में उन्होंने कभी यह जानने की चेष्टा ही नहीं की कि मैं उनके इस पुत्र मोह को पसंद करती हूँ या नहीं। इसलिए उस दिन मेरा नीरज को ममाज बॉय कहकर संबोधित करना उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा गया। लेकिन उससे भी अधिक आश्चर्य हुआ था उन्हें नीरज की प्रतिक्रिया सुनकर। कम ऑन नीरा डार्लिंग, मेरे लिए तुम भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जितनी कि माँ। पर क्या करूं डियर,
तुम्हारी बात मानता हूँ तो जोरू का गुलाम कहलाऊंगा, और माँ की मानता हूँ तो ममाज बॉय। अपनी जिंदगी तो भैया अब ऐसे त्रिशंकु की तरह लटकते हुए हो गई है कि क्या कहूँ। लगता है मुझे त्रिशंकु की तरह लटकते हुए जिंदगी बितानी पड़ेगी। और एक कहकहा लगाते हुए वे ऑफिस के लिए निकल गए थे। लेकिन माँ जी तो गहरी सोच में डूब गई थीं। इतने बड़े आक्षेप को इतने हल्के से ले रहा है उनका बेटा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। उन्हें भी हर बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की आदत है। नीरज भला क्या खाक माँ की मानता है? उसके बाप तो पूरे श्रवण कुमार थे। अपनी माँ यानी मेरी सास के सामने आंख ऊपर तक नहीं करते थे। रात को 2 घंटे नियम से माँ के पांव दबाते थे। घर में सास का हुक्म पत्थर की लकीर होता था। वे बेचारी दबी जुबान से भी कभी पति को कुछ कहती तो वे भी उनकी बात इसी तरह मजाक में उड़ा देते, जैसे आज नीरज ने उड़ाई है। यदि उनके कारण नीरज की हालत त्रिशंकु की तरह हो गई है तो ठीक है, वे अब से उससे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगी। उससे एक दूरी बनाकर रखेंगी ताकि उस बेचारे को बहू के ताने न झेलने पड़े। उस दिन के बाद से माँ जी ने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। बापूजी के 3 बंदरों को उन्होंने स्वयं में आत्मसात कर लिया था। ना कुछ बोलना, ना कुछ सुनना और ना कुछ देखना। एक दिन मैं और नीरज किसी रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए घर से निकल रहे थे। माँ जी ने पहले ही तबीयत ठीक ना होने का बहाना कर साथ चलने से मना कर दिया था। पिताजी शादी समारोह से वैसे ही दूर रहते थे। मैं अपने मेकअप को अंतिम टच दे रही थी कि नीरज की आवाज़ सुनाई दी। वे माँ जी से पूछ रहे थे कि शादी में कितने रुपए लगाने हैं। माँ जी ने तमक कर जवाब दिया था, इतनी छोटी छोटी बातें मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें और नीरा को उचित लगे वैसा कर लिया करो। माँ का यह रूप नीरज के लिए सर्वथा नया था। वे वहां से हट गए। समाचार देखते पिताजी ने भी एक क्षण को नजरें उठाकर माँ की ओर ताका, पर फिर समाचार देखने लगे। लेकिन मुझे लग गया कि हो ना हो माँ जी ने उस दिन का हमारा वार्तालाप सुन लिया है और अब वे चोट खाई सर्पणी की तरह बदला लेने पर उतारू हैं। एक बार दी तो मैं डर गई, लेकिन फिर सोचा अच्छा ही है कि चोट खाकर माँ जी अपनी केचुल में सिमट रही हैं। मैं क्यों उनकी परवाह करूं? मैंने कुछ गलत थोड़े ही कहा था। उसके बाद जब भी मौका मिलता तब माँ जी मुझे हमेशा ही नीचा दिखाती। माँ जी ने कुछ पूछना और कुछ कहना सब छोड़ दिया था। नीरज ने माँ जी से भी कुछ पूछना और कहना छोड़ दिया था। माँ जी अब उनको झिड़क दिया करती थी। तब से नीरज माँ जी से कतराने लगे और हर बात में मुझसे सलाह मशवरा करने लगे। शायद मेरा अहम यही चाह रहा था, लेकिन बेटे पर अपना एकाधिकार खंडित होते देख माँ जी कुंठित रहने लगी थी। यह कुंठा समय असमय झल्लाहट बनकर उनके सीने से निकल पड़ती। मामा जी के पोते के मुंडन संस्कार के समय ऐसा ही वाकया हुआ था। इकलौती बहन होने के कारण माँ जी और संग में पिताजी को समारोह में जल्दी पहुंचना था। तय हुआ कि मैं नीरज के ऑफिस से आने के बाद उनके संग पहुंचूंगी। पोते से स्वाभाविक जुड़ाव के कारण माँ जी ने हर्ष से अपने संग चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अपनी मम्मी के संग आएगा। बस माँ जी का दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा, हाँ हाँ मम्मी के संग ही आना, ममाज बॉय जो ठहरा। मैं तुरंत समझ गई कि मेरा तीर मुझ पर ही चलाया जा रहा है। मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने तुरंत हर्ष को अपने सीने से चिपका लिया और कहा, ठीक है, माँ का लाडला माँ के साथ ही जाएगा, आप जाइए। मेरी इस हरकत से माँ जी और चिढ़ गईं और बोली, पर कल को इसकी बहू या माँ बेटे का लाड़ प्यार पसंद नहीं करेगी तो? माँ जी, मैं उन माँओं में से नहीं हूँ जो बेटे की शादी के बाद भी उसे अपने पल्लू से बांधे रखती है। शादी के बाद हर्ष को अपनी गृहस्थी होगी जिसे वह स्वनिर्णय या अपनी बीवी के परामर्श से चलाएगा। मैं एक आदर्श माँ की तरह उसमें कदापि हस्तक्षेप नहीं करूंगी।
पिताजी ऑटो ले आए थे, इसलिए हम सास बहू की तकरार वहीं समाप्त हो गई। माँ जी ने उस दिन के बाद अपना मुंह पूरी तरह सिल लिया था। घर की शांति के लिए नीरज ने भी चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। पिताजी की तरह वे भी धीरे धीरे आत्म केंद्रित रहने लगे। हर समय ऑफिस की फाइलों में लीन, सेवानिवृत्ति के बाद फाइलों का स्थान अखबारों और पत्र पत्रिकाओं ने ले लिया। पिताजी का अब तक स्वर्गवास हो गया था। माँ जी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थीं। हर्ष युवा हो चला था, तो मैं प्रौढ़ा। अब मैं माँ जी की मना स्थिति को समझने लगी थी। बेटे पर अपना एकाधिकार छिन जाने का भय मुझे भी कुछ कुछ सताने लगा था। माँ जी के प्रति आक्रोश सहानुभूति में बदल चुका था, पर मैं उसे व्यक्त करने में हिचकिचाती थी। और फिर बेटे के प्रति स्नेह का सागर दिल में समेटे ही एक दिन माँ जी भी इस लोक से विदा हो गईं। आज घर में नववधु के आगमन के साथ ही माँ जी से जुड़ी समस्त यादें पुनर्जीवित हो उठी हैं। घर की शांति बनी रहे, इसके लिए माँ जी ने अंततः अपनी ममता के उफनाते ज्वार पर काबू कर लिया था। मैं भी आज से हर्ष और उसकी गृहस्थी से जुड़े समस्त अधिकार नववधु मेघा को सौंपती हूँ। माँ जी के सम्मुख मैंने जो आदर्श माँ का दंभ भरा था, उसे हकीकत में परिवर्तित करके दिखाऊंगी, ताकि कल कोई और विद्रोहिणी नीरा ना पैदा हो जाए। इस दृढ़ निश्चय से मेरे अशांत मन को गहरी शांति मिली और मैं शीघ्र ही नींद के आगोश में समा गई। आधी रात के बाद कानों में मम्मी जी की फुसफुसाहट सुनकर मैं चौंक कर उठ गई। नववधु मेघा अपने रात्रि परिवेश में ही मुझे उठाने का प्रयास कर रही थी। फुसफुसाहट इस बात का संकेत थी कि उसे नीरज के उठ जाने का भय था। किसी अनिष्ट की आशंका से मैं कांप उठी। कही प्रथम यामिनी में ही हर्ष ने मम्मा के प्रति लाड़ जताते हुए कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं कह दी कि मियाँ बीबी लड़ बैठे और मेघा उसे बुलाने आ गई है। मेरी घबराहट भाप कर मेघा फिर फुसफुसाई, हर्ष की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आपको बुला रहे हैं। मैं नंगे पांव बिना शॉल लपेटे ही मेघा के पीछे हो ली। हर्ष बेटे क्या हुआ? घबराओ नहीं माँ, शादी में इतने दिन उल्टा सीधा खा लेने से पेट गड़बड़ हो गया है। 5-5 दस्त हो चुके हैं। मैंने सोचा आपसे हल्दी और दही बनवाकर खा लूंगा तो तबीयत संभल जाएगी। मैं अभी बनाकर लाई, कहकर मैं उल्टे पांव रसोई की ओर जाने लगी। तभी मुझे अपने कुछ समय पूर्व किए गए निश्चय की बात याद आ गई और मैं वहीं ठिठक कर रुक गई। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। यदि हर्ष इसी तरह अपने हर काम के लिए मुझे बुलाता रहा तो कोई आश्चर्य नहीं कि कल मेघा भी उसे ममाज बॉय की उपाधि दे दे, जो मैं कदापि नहीं चाहती। मुझे आज पहले ही दिन से हर्ष की देखभाल की संपूर्ण बागडोर मेघा को सौंप देनी चाहिए। यह सोचकर मैं वापस मुड़ी। क्या हुआ माँ? बेटा इतने से काम के लिए तुमने मुझे क्यों बुलवाया? अब तुम्हारी सार संभाल के लिए मेघा तुम्हारे पास है। तुम्हें उसे सौंप कर मैं बिल्कुल निश्चिंत हो चुकी हूँ। अब तुम अपनी जरूरत उसे बताया करो। जी मम्मी जी, मैंने इनसे कहा भी था कि मैं बना लाती हूँ। मेघा स्वयं को दोषी मानकर बौखला उठी थी। मेघा को अभी घर की ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर उसे सही मात्रा भी नहीं पता होगी। वैसे भी अपने कामों के लिए मैं आपके अलावा अभी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अपनी प्रशंसा सुन मैं फूल उठी और तुरंत रसोई की ओर लपकी। सधे हाथों ने पलक झपकते ही दवा तैयार कर ली और अगले ही पल मैं पुनः हर्ष के दरवाजे पर थी। लेकिन पर्दे के पीछे के वार्तालाप से मेरे उड़ान भरते पैरों को लकवा मार दिया। आपने मुझे क्यों नहीं जाने दिया? क्या सचमुच आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेघा का रूठा स्वर सुनाई दिया। अरे मेरी जान, तुम बहुत भोली हो। इतनी ठंड में मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम कहाँ इतनी ठंड में रसोई में जाती और सामान ढूंढती? मम्मा को तो मेरा काम करने की आदत है और उन्हें इसमें आनंद भी आता है। मैं तो चाहता हूँ
कि शादी के बाद भी वे मेरे सभी काम पूर्ववत करती रहें। तुम तो बस अपनी इस फूल सी काया की सार संभाल करो और मुझ पर अपना सारा प्यार लुटाओ। नॉटी बॉय, मेघा के स्वर के साथ ही दोनों की सम्मिलित शरारती हंसी सुनाई दी। मैं हाथ में कटोरी लिए किम कर्तव्यम विमूढ़म की तरह खड़ी रही। सोच रही थी, पीढ़ियों के अंतराल ने श्रवण कुमार को पहले ममाज बॉय बनाया, फिर नॉटी बॉय। अगला रूप जाने क्या होगा। हे भगवान, मुझे वह रूप दिखाने के लिए जिंदा मत रखना। बुदबुदाते हुए मैंने कसकर आंखें बंद कर लीं, मानो ऐसा करके मैं वह भयावह रूप देखने से बच जाऊंगी। तो कहानी यही समाप्त होती है। नमस्कार।